Welcome students to channel study 24/7 and guys this is the third lecture of Indian polity. मैंने जो इंडियन पोलाइटी की सीरीज़ शुरू की है लेक्चर की उसमें ये थर्ड लेक्चर है। अगर आपने पहले दो लेक्चर्स देखे नहीं होंगे तो उसमें मेरे चैनल पे इंडियन पोलाइटी की प्लेलिस्ट है, उस पर आप देख सकते हैं। एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट में भी है, ये जनरल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में भी है। तीनों प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सो ओके गाइज, मैंने लास्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट है वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ये इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक अब ये एक्ट रहेगा और इसमें ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो जिसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। अब मोंटेगू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय एट दैट टाइम। दैट्स वाई दिस एक्ट यूज टू कॉल्ड मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या थे? तो इसमें गाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कम हैं इस एक्ट में, लेकिन अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेता हूँ। इट रिलैक्स दी सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल अलग अलग कर दिया इन्होंने, यानी जो सेंट्रल का कंट्रोल था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, उसके बाद इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ठीक है, फेडरल यानी जो हम बोल सकते थे इसको कि कुछ लॉज बनाने के लिए इन्होंने जो है पार्ट्स किए थे फेडरल, और ये तो जिसे डायरकी कहा जाता था। ठीक है, डबल रूल के नाम से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 या मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके थ्रू बाय कैमेरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री होने लगे। सो बाय कैमेरलिज्म का क्या मीनिंग होता है कि जो अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, सो अभी के स्टेट में यानी अभी प्रेजेंटली अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो लोकसभा इज़ द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस। ठीक है, सो जो बायकैमेरलिज्म का कंसेप्ट आया था इस एक्ट के थ्रू आया। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम बायकैमेरलिज्म किस किस एक्ट के थ्रू आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि ये इस नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट भी इसमें ही आया। उसके बाद इट रिक्वायर्ड द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ वॉइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नीचे वाला कि इन्होंने क्या किया, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट था कि हर समाज को एक अलग से इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, वो इन्होंने इस पे और इम्प्लीमेंटेशन किया। और सिख, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने दे दिया अलग अलग से। ठीक है, उसके बाद हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये पोस्ट इस एक्ट के थ्रू आई। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इस एक्ट के थ्रू हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया 1926 में, और सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कब सेटअप हुआ? तो 1926 में, और किस एक्ट के थ्रू? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बजट जो थे सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को अलग अलग कर दिया था। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यह एक्ट 70% इस एक्ट के जो रिफॉर्म्स थे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखे जाते हैं, क्योंकि इस एक्ट ने बहुत कुछ गाइडेंस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी को। सो इस एक्ट के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें उठाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम देखते हैं, देखिए 321 सेक्शंस थे इस एक्ट में, बहुत बड़ा एक्ट था ये, और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, सो ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट की गई इस एक्ट के थ्रू, एस्टेब्लिश हुई ऑल इंडिया फेडरेशन, और उसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, और इस एक्ट में 3 लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए 59 आइटम्स थे, यानी 59 उसमें चीज़ें थी जिसपे सेंट्रल एक्ट बना सकता था, यानी फेडरल। प्रोविंशियल लिस्ट थी, उसमें 54 आइटम्स थे जिसपे प्रोविंशियल यानी स्टेट जो थे वो एक्ट बना सकते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट, इस दोनों मिला के ये एक्ट बना सकते थे ऐसे 36 आइटम के लिए। लेकिन
अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट, वो इसी के बेस पे है, ठीक है। सो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोविंशियल जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इसमें आए नहीं, इंक्लूड नहीं हुए, इसीलिए फिर फेडरल जो लिस्ट थी उसको डिवाइड किया गया था अलग से दो पार्ट में, यानी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा उस टाइम पे, लेकिन यही कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उठाया है, ठीक है। इस एक्ट ने जो दायर की थी प्रोविंसेस की वो ख़त्म कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गाइज ये चीज़ कि जो बाइकैमेरलिज्म था तो वो तो इस एक्ट के थ्रू आया, लेकिन लास्ट एक्ट में आया 1990 के, लेकिन 1935 में क्या हुआ कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी जो अभी का उत्तर प्रदेश है, इनको फिर इन स्टेट्स में, इन प्रोविंसेस में बाइकैमेरल सेटअप हुआ, यानी लेजिस्लेटिव हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों इन प्रोविंसेस में, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस में सेटअप हुए, ठीक है। तो ये कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले डिप्रेस क्लासेस को, यानी शेड्यूल कास्ट को और वुमेन एंड लेबर वर्कर्स को दिए गए थे, ठीक है। अब इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी इसको एबोलिश कर दिया इस एक्ट के थ्रू, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो हुई थी 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 हमने डिस्कस किया था, उसके थ्रू जो काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था वो एबोलिश हुआ था इस एक्ट के थ्रू। और इन्होंने जो है 10% पॉपुलेशन को जो है वोटिंग राइट दिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि वोटिंग राइट कब हमें मिले, कौन से एक्ट के थ्रू मिले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट में ये मेंशन किया था कि इस्टेब्लिश कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से सेटअप हुई थी। तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो सेटअप हुआ, लेकिन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हर एक स्टेट के अलग से, और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूनियन टेरिटरी अगर छोटी है तो 2-3 यूनियन टेरिटरी के मिल के एक पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है। तो वो भी इस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अभी हम लास्ट एक्ट पे आते हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। तो इसमें ब्रिटिश रूल ख़त्म किया गया पूरी तरीके से, और इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवेरियन स्टेट डिक्लेयर किया गया, जो कि हमें सबको पता है अगस्त 15, 1947 को, ठीक है। और पार्टीशन हुआ इस एक्ट के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद वाइसरॉय की जो पोस्ट थी वो एबोलिश की, यानी ख़त्म कर दी गई, लेकिन कुछ टाइम के लिए गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो लाइव थी। उसके बाद असेंबलीज़ सेटअप की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अपने अपने जो दो नेशंस फॉर्म हुए थे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो रूल्स है वो फॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स थे वो एबोलिश हुए, यानी वो अभी इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे इंडिया और पाकिस्तान में, ऐसे हुआ इस एक्ट के थ्रू। और इसके बाद फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी पोस्ट थी सारी वो एबोलिश कर दी गई, लाइक कॉमनवेल्थ अफेयर्स सेक्रेटरी स्टेट, ये सेक्रेटरी स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स से सेटअप किया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारी गवर्नमेंट्स फॉर्म नहीं हुई थी पूरी। लेकिन इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। एंड जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने तक ये सब कुछ पोस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, लेकिन जैसे ही सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और फॉर्म हुई तो उसके बाद सब लॉज उनके थे जो एबोलिश हो गए थे। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीचे वाली इन्फॉर्मेशन, सिर्फ यहाँ से आप ध्यान में रखिए कि इस एक्ट में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली कि जैसे पार्टीशन इस एक्ट के थ्रू ही हुआ है। उसके बाद ऊपर वाला एक्ट था 1935, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो बाइकैमेरलिज्म का कंसेप्ट था वो 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 से आए थे। और उसके बाद 1990 में
आप ध्यान में रख सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन और बाय कैमरलिज्म यहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, सो गाइज इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की जो हिस्ट्री थी वो वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली हम प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके थ्रू, जो भी ऑलमोस्ट 20 to 25 20 ऑलमोस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप रिस्पांस दीजिए। रिस्पांस बहुत ही ढीला लग रहा है, प्लीज़ आप अच्छे से रिस्पांस दीजिए, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा वीडियो बनाने में। सो गाइज सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, शेयर से ही रिस्पांस बढ़ेगा गाइज। ठीक है, एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।